हाय स्टूडेंट्स। और एक शिकायत आप लोगों की थी बहुत ज़्यादा कि 10th का कोई वीडियो नहीं लेकर आ रहे हैं, आपका साथ छोड़ दिया, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है ना। और लेकिन टाइम कम बचा हुआ है और अभी आज ही जांच करा के आया हूँ। सो दैट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फिज़िक्स आपका सबसे टफ़ है, पूरी फिज़िक्स को एक सिंपल तरीके से करने की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताने की। लेकिन इसके लिए हमें बुक का सहारा लेना पड़ेगा, यानी वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊँगा, लिखने में टाइम जाएगा और हाथ चल नहीं रहा है। तो मैं इसको जो है आपकी बुक्स पे ही पढ़ाता हूँ, आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना, जो जो चीज़ें मैं बताता चलूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं लाइट वाले चैप्टर में। आपको स्फेरिकल मिरर में ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, ये सब पहचानते हैं क्या होता है, कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। तो आपको पहली चीज़ इमेज फॉर्मेशन की क्या ध्यान देना है, ध्यान समझना। अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है, समझना, अगर कोई भी लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल ऐसे देखो पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना। दूसरी चीज़, अगर कोई लाइट सेंटर से आ रही है तो सेंटर से ही पास होगी। और तीसरी, सबको पता है कि जितने एंगल से आएगी उतने एंगल पे जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की आधी होती है, ये सबको पता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब कैसे ध्यान रखना, देखो मान लो ये आपका एक ऐसे मिरर हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, मान लो इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर लाइट, मान लो देखो लाइट आपकी इधर से इधर जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन जो होगी वो प्लस होगी और ये उल्टी वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, मिरर का फार्मूला। देखो एक मिरर मैंने लिखा है, एक मैंने लेंस का फार्मूला लिखा है, तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर फास्ट करना है, आपको वी निकालना है, तो एक ये भी फार्मूला यहाँ से डिराइव हो जाता है। यहाँ पर बस प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसका ध्यान रखना है, ठीक। दोनों मिरर में और लेंस में यही दिक्कत है खाली। और मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन के जितने फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u और f माइनस यू, ठीक है ना। फोकल लेंथ जो भी होगी, फोकल लेंथ जो भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें देखो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो ये आपका बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। अब ये वाली जो है, ये वाली सरफेस जो है, ये देखो पॉलिशिंग की है और मैंने इसको बोला है दीवार, यानी लाइट इधर से तो आ नहीं सकती, इधर से लाइट क्या है, आ नहीं सकती, तो लाइट तो इधर से आएगी, लाइट तो इधर से आएगी, यानी लाइट रे जो है इधर से ही आएगी। अगर लाइट रे इधर से आ रही है, इसका मतलब क्या, ये वाली डायरेक्शन क्या है, यहाँ से ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें फोकल लेंथ लेना है। फोकल लेंथ हम कैसे पहचानेंगे, देखो ये किसका पार्ट है, एक सेंटर का पार्ट है, तो जो अपना रेडियस होगा, रेडियस यही तो होगा। देखो ये तो रेडियस होगा नहीं, ये रेडियस हो नहीं सकता, तो अपना रेडियस क्या होगा, ये वाला, यानी ये निगेटिव होगा। देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये निगेटिव होगा, यानी इसका जो फोकल लेंथ आता है वो क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से मान लो अगर हम लोग लेते हैं अपना ये वाला, ये हमने देखो कॉन्वेक्स लिया, कॉन्वेक्स में देखो तो इधर दीवार है, तो इधर से तो लाइट आएगी नहीं, इधर से लाइट आएगी नहीं, तो लाइट तो इस डायरेक्शन में आएगी ना। देखो लाइट तो इस डायरेक्शन में आएगी, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन इस बार पॉजिटिव हो गई, इस बार ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और ये वाली डायरेक्शन निगेटिव हो गई। अब देखो इसका जो भी फोकल लेंथ लेंगे, इधर ही तो लेंगे भाई, जो भी फोकल लेंथ है, ये सर्कल इधर ही की तो है, इधर का तो सर्कल है नहीं, तो जो भी फोकल लेंथ लेंगे इधर का लेंगे, और अगर इधर का लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव आती। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये इमेज फॉर्मेशन है, मैं अपने तरीके से इसको बताता हूँ, ठीक है ना। ये बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये अपना कॉनकेव मिरर है, ये क्या होता है, पोल होता है सेंटर, एक फोकस होता है, और फोकस का डबल ही क्या होता है, आपका रेडियस कह लो या सेंटर कह लो, और एक सेंटर के इधर। सबसे पहले क्या करना है आपको, चार लाइन, चार पार्ट में इसको डिवाइड करना, समझना। एक पार्ट आपका कौन सा हो गया, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट आपको अगर ध्यान से यहाँ से नजर आए, फोकस वाला एक पार्ट हो गया, फोकस और पोल के बीच में एक पार्ट हो गया, ये मैंने निशान लगाया है। दूसरा पार्ट फोकस और सेंटर के बीच में हो गया, और तीसरा पार्ट ये आपका एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक। देखो सेंटर से इधर का जो पार्ट है, इतना बता रहा हूँ, देखो ये 1 और 2 और ये 3 और 4। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक में ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज 2 में बनेगी, 2 में रखोगे 1 में बनेगी, 3 में रखोगे 4 में बनेगी, 4 में रखोगे 3 में बनेगी। अब देखो एक लाइन बनाई मैंने, ये इमेजिनरी लाइन, ये लाइन मैंने बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखो कोई चीज़ इनफाइनाइट पे आप रख रहे हो, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो इनफाइनाइट से आती है रे कहाँ से पास होती है, अपनी यहाँ पर अपनी फोकस से। यानी अगर आप एक इनफाइनाइट पे रख रहे हो तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, और अगर फोकस पे रख रहे हो तो इनफाइनाइट पे बनेगी। ये इमेज फॉर्मेशन है। और अगर इनफाइनाइट पे कोई चीज़ रखी है, फोकस पे बनती है, बहुत छोटी बनेगी, जाहिर सी बात है, बहुत दूर की चीज़ है। उसके बाद हम समझते हैं, जब ऑब्जेक्ट को, देखो ध्यान समझना,
ऑब्जेक्ट को मैंने रखा ये, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा एक में रखा, देखो ऑब्जेक्ट ए और बी एक में रखा। इमेज कहाँ बननी चाहिए, 2 में, तो देख लो 2 में बनी है और छोटी बनी है। कैसे पता छोटी बनी है, ये लकीर जो दिख रही है ना, ये आपको बताएगी सब, ठीक। 1 में रखा 2 में बनी, ठीक। 2 में रखा 1 में बनी, देखो 2 में रखा तो 1 में बनी, और आपने सेंटर पे रखा तो सेंटर पे ही बनी, ठीक है ना। तो बस पहली चीज़ तो ये है इमेज कहाँ पर बनी, ये हमको क्लियर हो गया। अब देखेंगे छोटी बड़ी की बनी। अब देखो जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर पास आ रहे हो, इधर जुगाड़ क्या लगाना है, देखो जब आप पास आते जा रहे हो इनफाइनाइट से फोकस की तरफ, देखो इसकी इमेज छोटी बनी, उससे थोड़ी बड़ी सेंटर में बनी, उससे भी बड़ी कहाँ बनी, जब आपने 2 में रखा ये वाली इमेज बनी। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन 1 और 2 का पोर्शन खत्म हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो उल्टा बना है, देखो ये उल्टा बना है। उल्टा बनने क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। देखो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा था, ये सीधा था, लेकिन इसका जो बना है वो ऐसे बना है, देखो उल्टा बना है इस तरफ। इसे ही क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्ट कहते हैं, इन्वर्ट कहते हैं। देखो यानी 1 और 2 में हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, हमेशा इन्वर्ट बनेगा। और इन्वर्ट बनने का मतलब क्या होता है, देखो ऊपर रहेगा, देखो ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव और नीचे रहेगा तो निगेटिव, तो इन्वर्ट बनने का मतलब निगेटिव है। और छोटा बना है तो सारी चीज़ें आप बुक में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बुक में देख सकते हैं, जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी, ठीक। बियॉन्ड सी, जैसे ही आपने सी पे रखा, बियॉन्ड सी के इधर रखा, बियॉन्ड का मतलब इधर, तो एफ और सी के बीच में बना, देख लीजिए आप। जैसे ही मैंने 1 में रखा, बियॉन्ड सी के इधर रखा, तो कहाँ बना, एफ और सी के बीच में बना, यानी 1 का 2 में बना, ठीक है ना। कैसा बना, उल्टा बना, तो यहाँ छोटा बना, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिमिनिश यानी छोटा, रियल और इन्वर्टेड, रियल तो बना। अच्छा रियल की कहानी क्या है, रियल की कहानी ये है कि जो ये आपका सिल्वरिंग दी है, अगर सिल्वरिंग से इधर बनेगा इधर तो वर्चुअल बनेगा, और अगर सिल्वरिंग से इधर बन रहा है तो आपका रियल बनेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, 1 का 2 में, 2 का 1 में, 3 का 4 में, 4 का 3 में। 1 और 2 में उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, 3 और 4 में सीधा बनेगा, जिसे आप राइट और इरेक्ट बोलते हैं। तो ये कहानी है। देखो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है ना। ये कहाँ पर आपका होगा, इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव, जैसा रखोगे वैसा पाओगे। इसमें क्या हो रहा है, 3 और 4 में क्या हो रहा है, रियल ऑब्जेक्ट तो रियल है, लाल वाला देखो ये ऑब्जेक्ट रियल है, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर वर्चुअल, या आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो रियल इमेज बन रही। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गई। अच्छा इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें बनाना है। सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है कि अपनी इमेज कहाँ बनती है। मान लो इमेज ये वाली लेते हैं, जब हमने बियॉन्ड सी रखा और हमारी इमेज यहाँ पर बनी, इसको देखते हैं ध्यान से। तो आइए जुगाड़ देखते हैं। जुगाड़ क्या देखेंगे, देखो जब मैंने देखा कि भाई हमारा सी से इधर हमने रखा ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पर छोटा, तो पहले इमेज बना लेना, पहले इमेज यहाँ पर हल्की सी बना लेना। अब जुगाड़ क्या, देखो एक लाइन को हमेशा सीधा पास करेंगे, जैसे ही एक लाइन को सीधा पास करेंगे वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से। देखो सब में अक्सर में देख लो, देखो इसमें भी एक लाइन जब सीधी पास होती है फोकस से, इसमें भी एक लाइन जब सीधी पास होती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। इसमें भी जब एक लाइन इन्फिनिटी से पास होती है, इसका मतलब फोकस से। तो एक लाइन जो आपकी रहेगी वो फोकस से तो सब में जा रही है, एक जगह 2 में छोड़ को, ये इसमें छोड़ के बाकी सब में देखो फोकस से जा रही है। तो एक लाइन कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब दूसरी हमें इमेज यहाँ बनाना है, इमेज यहाँ बनाना है, एक लाइन को यहाँ से निकाल दो, एक लाइन यहाँ से निकाल दो। तो ये जुगाड़ होता है, किसको पता चलेगा कि आपने पहले ये वाला बनाया कि ये वाला बनाया कि ये वाला बनाया, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वरना इमेज फॉर्मेशन आपकी गलत आती है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान देना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग ये वाला जो ई वाला है, ई वाले को इंपॉर्टेंट कर लेना, ई वाला आने की संभावना ज़्यादा होती है। एक बार यूजेस पढ़ लेना आप लोग, कहाँ कहाँ आपका सर्च लाइट में होती है। देखो इसका काम क्या है, लाइट को कंसंट्रेट करता है, एक टॉपिक होता है, इसी वजह से ये पर लार्ज इमेज फेस ना, हमें इमेज फेस को बड़ा दिखाना है, तो देखो बड़ा ऑब्जेक्ट भी इसमें बनता था। तो ये सोलर फर्नेस, ये जरूर याद रखना, सोलर फर्नेस को आप यूज़ रखना। इसमें कौन सा यूज़ होता है, कॉनकेव यूज़ होता है। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, देखो मैंने सिंपल तरीका बताया, कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस होता है। पहली चीज़ आपको क्या रखना है, वेद, ये आपको ध्यान रखना है। वेद क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। देखो सब में वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, तो याद करना VED, V से वर्चुअल, E से इरेक्ट, D से डिमिनिश, दो ही फॉर्मेशन होते हैं। जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो आपका कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है ना, फोकस पे बनेगा, लेकिन वर्चुअल बनेगा, क्यों, ये रे तो कट नहीं पाएगी, तो ये। और दूसरा क्या बनेगा, ये वाला आपको याद रखना, ये वाला कि जब आप यहाँ कहीं भी रखते हो तो इमेज कहाँ बनती, फोकस से थोड़ा पहले बनती। तो ये फिगर याद रखना, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साइन कन्वेंशन का ऑलरेडी मैंने रूल बता दिया है, फिर भी देखो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन निगेटिव, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव और नीचे वाला हिस्सा निगेटिव, बस इतना ही है कि आपका साइन कन्वेंशन।
अगली चीज़ क्या आपको ध्यान देना है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, देखो इधर से लाइट तो आ नहीं सकती, तो लाइट तो इधर ही से आएगी, और अगर इधर से लाइट आएगी इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। अब देखो पहली चीज़ फोकल लेंथ इधर आएगी, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी, निगेटिव। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको डायरेक्ट बोलेगा कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। फोकल लेंथ 15 दी होगी, लेकिन आपको मानना क्या है, -15। क्या मानना है, -15। कॉनकेव की माइनस होती है, तो माइनस आपको लेना है। मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, तो यहाँ से पोल, भाई ये पोल होता है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, तो वो भी निगेटिव आएगी। मान लो आपकी इमेज इस तरफ बन रही है, तो वो भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ देखिए, ये सबसे मस्त चीज़ है, बिना देखे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सही आ रहा है कि गलत आ रहा है वो देखते हैं। ये देखो मैंने बताई थी, ये हो गया, ऊपर वाला हिस्सा प्लस होता है और नीचे वाला हिस्सा माइनस होता है। मान लो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो इस 10 है, एक इमेज आपकी बन रही है 5 सेंटीमीटर की, एक इमेज की हाइट मान लो 20 है। अब समझना, पहला मैग्नीफिकेशन मैं लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला कि इमेज कितना है, हाइट 5, लेकिन 5 ना लेकर हम कितना लेंगे, -5। क्यों, ये नीचे है, माइनस का मतलब क्या है, नीचे है। और ये कितना है, 10 है, तो -5/10 कितना है, -1/2। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैग्नीफिकेशन की खास बात आपको बताता हूँ। देखो ये जो माइनस है, माइनस ये बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट उल्टा है, इस तरीके से, यानी इन्वर्ट है। माइनस ये बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उल्टा है, इन्वर्ट है। 1/2 बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट आधा है, 1/2 टाइम है, किसका, 10 का। तो 10 गुणे 1/2 कितना आया, 5। तो देख लो 5 है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान देना। दूसरा मैंने लिया, देखो हाइट ऑफ इमेज कितना था, 20 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10, 20/10। ये भी ऊपर है तो पॉजिटिव, और ये भी ऊपर है तो पॉजिटिव। और देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा भाई, रियल रखेंगे अपना, सीधा ही रखेंगे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। 20/10 मतलब +2। प्लस क्या बता रहा है, प्लस ये बता रहा है कि हमारा जो है ऐसा है, हमारा इमेज ऐसा है। 2 क्या बता रहा है कि 2 टाइम्स है, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स यानी 20 आपका हो गया। चलिए 1-2 एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ इसका। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल -5। तो माइनस क्या बताएगा, माइनस ये बताएगा कि आपका आपका इमेज इस तरीके से है। 5 ये बताएगा कि 5 गुना है। अगर ऑब्जेक्ट 10 है तो 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस आपको बताता है कि वो नीचे है, और आपको जो 1/2 या 2 या 5 बता रहा है कि वो कितना टाइम से कितना गुना है। ये आपको ध्यान देना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में देखते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। देखिए मान लो ये आपका क्या है, एयर है, और ये आपका है वाटर, ठीक है ना। लाइट एयर से आ रही है और एयर में ही चली जा रही है। देखो एयर से आ रही है और एयर में ही चली जा रही है, ये रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ से आई वहीं चली गई। इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि एंगल आई = एंगल आर, ठीक है ना। और दूसरा नियम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। समझना, लाइट यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर ठहरेगी, ये बाउंड्री है भाई एयर की और वाटर की बाउंड्री है। जैसे ही तो लाइट जाना, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है, लाइट जाना चाहती है, लेकिन पानी आ गया, पानी कुछ ना कुछ चेंज करेगा, इसे ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। एयर से आ रही थी, अलग मीडियम में चली जाएगी, उसे ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। भाई देखो इसका म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग होगा। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो यानी कुछ चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, समझना मेरी बात। आपको पढ़ाया जाता है स्नेल लॉ वगैरह, अलग अलग तरीके, sin I अपॉन sin R कांस्टेंट वगैरह। मैं देखो सिंपल जुगाड़ से पढ़ा रहा हूँ। पहली चीज़ का ध्यान देना, ये आपका नॉर्मल है। जो भी एंगल लोगे आप नॉर्मल से लोगे, जो भी एंगल, ये वाला एंगल नहीं लेना, ये वाला एंगल नहीं लेना है। जो भी आपको एंगल लेना है नॉर्मल से एंगल लेना है, नॉर्मल से, ठीक है ना। जो भी एंगल लेंगे नॉर्मल से लेंगे, समझना मेरी बात को। देखो इसका मीडियम यानी μ1, इसका एंगल साइन के साथ, साइन तो होता ही है, इसका मीडियम, इसका एंगल, देख लो μ1 × sin I, इसका मीडियम, इसका एंगल, μ2 × sin R। बस इसका मीडियम, इसका एंगल, इसका मीडियम, इसका एंगल, दोनों बराबर कर दो। अब एक बात बताओ, μ1 और μ2 में कौन ज़्यादा होगा भाई, एयर और वाटर के मुकाबले में वाटर ही डेंस होता है, तो वाटर तगड़ा होगा। तो अब खुद सोचो, लेकिन कांस्टेंट, कि अगर μ2 ज़्यादा है समझो बात को, अगर μ2 ज़्यादा है, इसका मतलब साइन R को कम होना पड़ेगा। लॉजिक लगाओ ना कि भाई देखो ये बराबर है, अगर μ2 ज़्यादा होगा तो साइन के एंगल को कम होना पड़ेगा, ताकि बैलेंस हो पाए, क्योंकि इक्वल करना है हमें ना, इक्वल करना है। या यूँ कह लें कि अगर μ1 कम है तो साइन को ज़्यादा होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ देख सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं हमारा μ2 ज़्यादा है, तो हमें साइन R कम करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बराबर हो। और साइन R कम करने का मतलब ये है कि एंगल नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। देखो ये अपना एंगल जा रहा था,
और अगर एंगल उधर जाता तो ज़्यादा हो जाता, इसका मतलब नॉर्मल के पास आएगा। तो ये कहानी होती, जो लोग देखते हैं ना कि एंगल पास में आ रहा, कैसे रटना है, कुछ नहीं भाई, हम एक सिंपल तरीका बता रहे हैं आप। ये सिंपल हैक पॉइंट जानते हैं, हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है, अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसमें एंगल कम आएगा। अब बाहर निकलने को देख लो, जब यहाँ से मान लो हम बाहर निकलते हैं तो रे नॉर्मल से दूर जाती है, यानी एंगल ज़्यादा होता है। यानी जहाँ हम जा रहे हैं अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एंगल ज़्यादा होगा। तो देख लो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता है तो एंगल ज़्यादा होगा। तो आपको एक ही बात पकड़ना है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आइए इसी माध्यम से आपकी स्लैब की कहानी देख लेते हैं, फिर हम लोग फार्मूले पे चलते हैं। स्लैब की कहानी क्या है, वही सेम चीज़ है, ये एयर है, ये ग्लास है तो अलग मीडियम। जैसे यहाँ से यहाँ आएंगे, देखो यहाँ से यहाँ आएंगे, अब बताओ कहाँ जाएंगे। अभी जुगाड़ बताया था ना, जहाँ हम जा रहे हैं अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ग्लास का ज़्यादा होता है, इसका एंगल कम होगा, तो देखो R1 ये आपका कम होगा। चलो आया 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 आया, अब यहाँ से कहाँ निकलना है, बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर निकलना है। तो बताओ बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर कम होता है, तो इसलिए एंगल देखो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी पहले से एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पहले यहाँ आना चाहिए था, एंगल अब ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल कहानी इसकी वही हुई, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान चीज़ इसमें क्या है कि जितना इसने मोड़ा था उतना इसने मोड़ा, यानी जितना एंगल इसने कम किया था उतना एंगल इसने बढ़ा दिया। रीज़न क्या है, इधर एयर ग्लास, इधर भी क्या है, ग्लास और एयर, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा होता है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट फेस ए बी, यानी इस फेस पे और इस फेस पे क्यों इंटरफेस की क्यों इक्वल होती है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। रीजन क्या है, दोनों तरफ क्या है, एयर गिलास, ठीक है ना। जब इक्वल मोड़ा उसने, दैट इज वाई द रे इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, तो इसलिए इंसिडेंट रे का पैरेलल इसलिए बताया जाता है कि प्रिज्म में पैरेलल नहीं होता है, लेकिन इसमें पैरेलल। क्यों, इधर भी एयर गिलास, इसमें इधर भी एयर गिलास रेक्टेंगुलर है, सब कुछ सेम है, इसलिए जितना इसने इधर मोड़ा उसने इधर मोड़ा। तो ये आपको ध्यान देना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट और V का मतलब जो भी वेलोसिटी हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, एक चीज़ क्या देख सकते हैं आप लोग कि जो म्यू है, अब एक चीज़ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेकर आ रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू जो C है वो होती है, V का मतलब जो हमारा मीडियम है, एयर लेते हैं तो एयर में भी वेलोसिटी कितनी होती है, C के बराबर होती है। तो C/C क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, C के बराबर रहती है। दूसरी चीज़ इसको पढ़ना सीखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एक चीज़ मेरी हमेशा बात याद रखना, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, जिसके भी रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसको नीचे लेकर आएंगे भाई, जिसके भी रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसको नीचे लेकर आएंगे। चलो इसका एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, बहुत देसी भाषा में देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका एक आदमी 50 kg का है, एक आदमी 10 kg का है। तो मैं कह रहा हूँ कि 50 kg वाला कितना किलो का है, इसके रेस्पेक्ट में 50 kg वाला कितना है, 5 गुना। देख के ही लग रहा है 5 गुना है, लेकिन अपने फार्मूले देखिए, 50/10, अब आया ना 5। इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करोगे कि इसके रेस्पेक्ट में देखना है, जिसके रेस्पेक्ट में बात करोगे उसको नीचे रखोगे। अब चलो अपने दिमाग से कर लो, उल्टा सीधा कर लो, 10/50, आप क्या कर रहे हो, 10/50 ये तो 1/5 आ गया, जबकि ऐसा नहीं है भाई, 50 वाला 10 के रेस्पेक्ट में 5 गुना है, तो इसका मतलब 10 को नीचे रखना पड़ेगा। सेम कहानी है कि अगर आपको 2 को देखना है 1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 को कहाँ रखोगे, नीचे रखिए। या दूसरा तरीका, ये 2 जो है ना, जो पहले लिखा है उसको ऊपर, जो दूसरे लिखा है उसको नीचे, तो μ2/μ1 ये आ गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो C तो कांस्टेंट होता है, म्यू और V, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो म्यू है और V में उल्टा रिलेशन है, यानी अगर यहाँ μ2 होगा तो यहाँ V1 होगा, उल्टा रिलेशन है ना दोनों। देखो तो यहाँ पर μ2 और यहाँ पर V1, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी लैम्डा ज़्यादा। आगे क्लास में पढ़ोगे, V होता है n इंटू लैम्डा, फिर ये n क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो कोई काम है नहीं फ्रीक्वेंसी का, तो लैम्डा, यानी V और लैम्डा। ये आपको घोल के पी जाना है ये फार्मूला। तो आप ये कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी बहुत शानदार तरीके से, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी के उल्टा होता है और आपके वेवलेंथ के भी उल्टा होता है। यानी ये देखो आगे यूज़ होगा विबग्योर, सबको पता है 7 रंग विबग्योर। जैसे जैसे आप रेड की तरफ बढ़ते जाते हैं आपका लैम्डा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लैम्डा बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे आगे। आइए थोड़ा सा लेंस की बात कर लेते हैं। और लेंस में देखिए क्या है, ये आपका कौन सा, मान लीजिए ये आपका कौन सा लेंस होता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको, या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब देखो ये रे आ रही है, ये कन्वर्ज कर दे रहा है, देखो सारी रे को एक जगह कन्वर्ज कर दे रहा है, फोकस पे सारी रे को एक जगह कन्वर्ज कर दे रहा है। और जैसे ही कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, सिकोड़ देना, यानी पावर को बढ़ा देता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आती है, पावर भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। कन्वर्जिंग इसीलिए कहते हैं, देखो रे को कन्वर्ज कर दिया, याद रखना आगे यूज़ होगा।
ये मान लो एक आपका क्या दिया हुआ, डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस दिया है, कॉनकेव लेंस दिया है, रे आ रही है, रे आ रही है और ये वापस भेज दे रहा है, जबकि रे को इस तरह जाना चाहिए था लेकिन ये डाइवर्ज कर दे रहा है, इसको भी इधर, इसको भी इधर डाइवर्ज कर दे रहा है। और डाइवर्ज का मतलब फैला दिया, पावर को कम कर दिया, तो निगेटिव है, डाइवर्जिंग है, इतना आपको ध्यान रखना है। आइए इसका भी इमेज फॉर्मेशन का जुगाड़ देखते हैं आपका लेंस का, ठीक है ना। लेंस सब लोग पहचानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, सब लोग पहचानते हैं। आइए जुगाड़ इसका भी देखते हैं क्या है, आपको बहुत आसानी से देखो। इसमें दो फोकस होती है भाई, दो है तो दो फोकस होती है, सबको पता होगा ये चीज़, दो फोकस होगी, अब बताने की जरूरत नहीं है। F1 टू F1, F2 टू F2। चलो ये जो काली पेन, ब्लैक पेन आपसे लिखा हुआ है, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन का मतलब इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है कि इधर आप लोग क्या रख रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा इमेज बना रहे हैं। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखो पहली चीज़ तो अपना क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो पहला पोर्शन एकदम इनफाइनाइट वाला, सेकंड पोर्शन 2F के इधर वाला, थर्ड पोर्शन 2F वाला, फोर्थ पोर्शन 5F1 वाला और 6, ये अपने 6 पोर्शन हो गए, ठीक है, 6 पोर्शन हो गए। देखो उसके बाद यहाँ से गिनती शुरू करो, 1 F1 पे हम मानेंगे क्या, 1 2 3 4 5, तो देख लो ये ऑटोमेटिक पांचों का बन गया। अब 6 वाला हम सोचेंगे यार ये सर ये 6 वाला कहाँ बनेगा, तो इसको ध्यान रखना है कि 6 वाला कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है, 6 वाला यहाँ पर बनता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना, 6 वाला यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें देखो आप बस बनाना सीख लो भाई। देखो एक F1 होगा, एक 2F1 होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, देखो एक इनफाइनाइट पे, एक इनके बीच में 2, एक 2F1 पे 3, एक 4, एक 5, एक 6, तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे 1, भाई देखो ऐसे ही याद कर सकते हो, जो इनफाइनाइट पे उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनेगी, F2 पे बनेगी, जाहिर सी बात है। तो इसको 1, तो इसके बीच में 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5 और 6 वाला खाली आपको ध्यान रखना है, 6 वाला यहाँ पर होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ का ध्यान देना है, ये जितनी भी इमेज बनी आपकी, ये जितनी भी इमेज इस तरफ आपकी बनी, जितनी भी इमेज इस तरफ आपकी बनी, सारी की सारी इमेज कैसी है, रियल है। देखो सारी इमेज इधर वाली क्या है, रियल है, लेकिन जो इमेज इस तरफ बनी है उस 6 वाली, खाली 6 वाली, यही क्या है, वर्चुअल है। सारी ऐसी हैं, इन्वर्टेड है, रियल और क्या है, इन्वर्टेड है। तो सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और ये वाली इमेज आपकी कैसी है, आपकी वर्चुअल और इरेक्ट है। इसको आप बुक में भी प्रूफ देख सकते हैं कि अपनी सारी की सारी इमेज रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक इमेज ऐसी है जो F1 और ऑफ सेंटर के बीच में है, वो वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक। 2F, उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, ठीक, दूसरी चीज़ आपको ध्यान कर देनी है। देखो ये सेंटर है, ये भी 2F2 2F1 2F1, ये सेंटर है, तो सेंटर की इमेज मैंने उसमें भी बताया था सेंटर पे बनती है, तो सेंटर की इमेज यानी 3 वाले की इमेज 3 पे बनती है, जितना बड़ा ये होगा उतनी बड़ी ये बनेगी। तो इधर और जाते जाओगे भाई, देखो ये छोटा बना, ये ध्यान देना, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, बराबर, बड़ा और बड़ा, ठीक है ना। और ये वाला कैसा होता है आपका, देख सकते हैं इनलार्ज, ये बहुत बड़ा होता है, ये जो 6 वाला बनता है ये बहुत बड़ा, तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इसमें भी वही कहानी है वेद वाली, अगर आपको लिया जा रहा है, आपसे क्या लिया जा रहा है, ये वाला दूसरा मिरर लिया जा रहा है, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस, अगर आपसे कॉनकेव लेंस लिया जा रहा है, इसमें देख लो इन्फिनिटी पे रखोगे तो F1 पे बनेगा, छोटा बनेगा। वेद यहाँ भी याद रखना है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वाला मैंने बोला इंपॉर्टेंट कर लेना, ये आने के चांसेस हैं। और एक ये वाला इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन का एक ये वाला, तो ये आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही कहानी है, सेम कहानी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रहा है यानी सीधा आ रहा है तो कहाँ से पास होगा, F2 से पास होगा, और ये वाला कहाँ से पास होगा, F1 से पास होगा। दोनों में कंपैरिजन देख लो। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट F1 से पास हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर F1 से पास हो रहा है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो सीधी रह जाएगी। इसमें वही कहानी है ना, ये डॉट डॉट का मतलब यहाँ पास ना होकर वर्चुअल बन रहा है, ये चला जाएगा, और सेंटर से होगा तो सेंटर से चला जाएगा। तो इसी के हेल्प से सारा इमेज फॉर्मेशन आपका बना हुआ है। ये चीज़ आप देख लीजिए। पावर क्या होता है, पावर 1 बाई फोकल लेंथ मीटर में, लेकिन किस में रहेगा, मीटर में। अगर आपको इसको मीटर में नहीं रखना, सेंटीमीटर में रखना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो दिया हुआ 2 डायप्टर, 2 डायप्टर का मतलब क्या है, तो 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ कितना आएगा भाई 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आपका जो दिया हुआ है देखो कि 1 डायप्टर क्या होता है, 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर आपको डिफाइन करना हो कि 1 डायप्टर क्या होता है, भाई देखो 1 डायप्टर कब आएगा, जब नीचे भी क्या रखोगे 1, तो 1 मीटर, तो अगर नीचे आपने फोकल लेंथ को 1 मीटर रखा तो आपका डायप्टर भी कितना आएगा 1, तो यही चीज़ आपकी दी हुई है। तो वो चैप्टर आपका डन होता हुआ रिवीजन में, और आपका ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, सबसे पहले आपको ध्यान कर रखना है, ये सबको पता है कि भाई सेम चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है ना। SI यूनिट चार्ज की होती है कूलम। पहला फार्मूला आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, और 1 यहाँ NE का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, N की वैल्यू निकालने को आता है। दूसरी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जान तो क्या देनी है, मैं आपको बताता हूँ, सबकी डिफिनीशन
और आपका 1 एम्पियर क्या होता है समझना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्यू बाई आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है ना। लेकिन आपको 1 एम्पियर चाहिए, आपको 1 एम्पियर चाहिए, तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कि जब आपको 1 चाहिए तो सबको पुट कर दो 1 1, देखो 1 एम्पियर चाहिए, ठीक है ना, इसको 1 चाहिए, इसको भी पुट कर दो 1, इसको भी पुट कर दो 1, यानी ये 1 कूलाम, ये 1 सेकेंड, तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है, वही 1 एम्पियर होता है। यानी जब भी आपसे पूछा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 वर्क डन, 1 पावर, जो भी पूछा जाए, जो भी फार्मूला हो उसमें पुट कर दो 1 इंटू 1, यानी जो भी 1 1 होगा उसको पुट कर दो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ करंट सबको पता है क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो आपका चार्ज यानी आपका करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। एमीटर के बारे में सबको पता ही है कि एमीटर क्या होता है। एमीटर भाई करंट को मेजर करता है, सीरीज में लगता है और रेजिस्टेंस का बहुत कम होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारी मीनिंग। फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ये वर्क डन, क्यू का मतलब जो चार्ज आप लेकर आ रहे हैं। अगर 1 वोल्ट, वही तरीका अपना 1 वोल्ट आपको जानना है तो वह W को पुट करो 1, Q को पुट करो 1। देख लो 1 यूनिट चार्ज को, यहाँ ये देखो 1 जूल ऑफ वर्क, देखो 1 जूल ऑफ वर्क डन मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लगेगा वही क्या होता है आपका वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में भी जान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पैरेलल में होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। बाकी कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर इंसुलेटर सबको पता है, जो कंडक्ट करता है कंडक्टर, जो इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करता है, ये सबको पता होगा। बैटरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लो, सारी चीज़ें क्या होती हैं। एक आपका सेल होगा, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा या आपका बल्ब होगा, की होगी, वायर होगा और जो भी कंपोनेंट होगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है ओम्स लॉ। सबसे ज़्यादा ओम्स लॉ में आपको एक चीज़ ध्यान देना, ये फिगर को V और I, तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि V और I के बीच में क्या है आपका ये रिलेशन दिया गया है कि आपका V और I के बीच में ये ग्राफ सीधा जा रहा है। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हो आपका कि करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो आप जब यहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई की बात होगी। तो यही होता है अपना ओम्स लॉ। अब इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप मैंने कई बार बताया, स्लोप निकालने का तरीका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर V है और ये I, तो V बाई आई, तो यहाँ फार्मूले में देखो V बाई आई का R करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको R। उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होती है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक भाई रेजिस्टेंस का काम होता है रोकना, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रोकता है। एसआई यूनिट ओम होती है। तो 1 ओम किसको कहेंगे, देखो फार्मूला 1 ओम, दोनों को पुट कर दो 1 1, यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर। देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट को अप्लाई करने पर अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो रजिस्टर भी 1 ओम माना जाएगा। अब रजिस्टर भी किस पर डिपेंड करता है, ये फार्मूला आपको याद रहेगा, सबको कहानी हो जाएगी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, एल का मतलब लेंथ, ए का मतलब एरिया। देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ को 2 गुना करोगे, समझना, अगर लेंथ को 2 गुना करोगे R भी 2 गुना, लेंथ को 1/2 करोगे ये भी 1/2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया पर उल्टा होता है। नेचर ऑफ मटेरियल, ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 लोग रोकने वाले हैं तो इसकी लेस रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। इसमें ज़्यादा है तो ये वायर पे डिपेंड करता है, ये अपना मटेरियल ये जिसका बना है उस पर डिपेंड। यहाँ ज़्यादा लोग रोकने वाले हैं तो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ये चीज़ देखो, ये मैंने पूरी चीज़ लिख दी है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, पहली चीज़ तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, यानी खुद की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को अपोज करेगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया, यहाँ फार्मूला देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फार्मूले में तो आपको लग रहा है कि रो एल बाई आर, ये हो गया आर ए बाई, ये फार्मूले में आ गया ना, लेकिन आपको ध्यान कर देना है रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ पे, थिकनेस पे, एरिया पे, इन सब पे डिपेंड नहीं करती, ऑल्दो फार्मूले में आ रहा है। डिपेंड किस पे करती है, मैंने बताया नेचर ऑफ मटेरियल पे या टेम्परेचर पे। दो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मेटल और एलॉय, समझना मेटल और एलॉय में सबको पता है करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, इसका मतलब रोकने वाले कम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम है देखो रेजिस्टिविटी कम है। इंसुलेटर में बहता ही नहीं है, फ्लो ही नहीं होता, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये आपको ध्यान देना है, एलॉय की ज़्यादा होती है प्योर मेटल से, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एलॉय की ज़्यादा होती है आपने प्योर मेटल से, ठीक है। रेजिस्टिविटी दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी में ये आपको आ सकता है 2 नंबर में। पहला क्या है, अपोज दी अपोजिशन बाई एटम, एटम या अदर सब एटॉमिक पार्टिकल जो अपोज करते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं।
रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, और यूनिट क्या होती है, ये होती है ओम, ठीक है ना। ये क्या होता है, मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। यहाँ कुछ चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। पहली चीज़ देखो, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V को डबल करोगे I डबल हो जाएगा, V को हाफ करोगे I हाफ हो जाएगा। यहाँ दूसरी चीज़ मैंने बताया था, R जो होता है, R क्या होता है, 1/r² होता है। देखो यहाँ पर भाई एरिया क्या होता है, πr², इसका मतलब R रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर डायमीटर को डबल करो, समझो डायमीटर को आप डबल कर रहे हो, इसका मतलब R को डबल कर रहे हो, तो r² क्या हो जाएगा, 4 टाइम। अगर 4 टाइम हुआ, इसका मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम, देख लो 1/4। और डायमीटर 1/2 कर रहे हो, अगर डायमीटर या रेडियस, बात एक ही है ना, डायमीटर और रेडियस ही, इसमें नहीं देखा जाता है ना कि आप कोई सोचे कि डायमीटर 2r होता है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर हम लोग रेशियो ले रहे हैं। तो R यानी आप देख रहे हो डायमीटर ऐसे दिया होगा, रेडियस या डायमीटर, आप क्या कर रहे हो 1/2। अगर 1/2 कर रहे हो, इसका मतलब 1/4 होगा, तो ये उल्टा है, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 4 टाइम। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर R रेजिस्टेंस है, अभी हमने देखा था, मान लो 2 इक्वल पार्ट में कट कर दे रहे हो, 2 इक्वल पार्ट में, इसका मतलब क्या होगा, लेंथ कितनी हो गई, L/2, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/2। 5 इक्वल पार्ट में है तो R/5 हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। अगली बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मान लो V इक्वल टू आई आर आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्या है, कांस्टेंट है, मेरा पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो मैं जो बता रहा हूँ उतना चीज़ें सीखना आ जाएगा। हमारा V क्या है, कांस्टेंट, लेकिन मैं करंट को डबल कर रहा हूँ, भाई करंट को डबल कर रहा हूँ। अब खुद सोचिए कि अगर आपने करंट को डबल किया, 2 गुना किया, तो ये भी 2 गुना हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। तो मैं बोलता हूँ जब आपको बोला जाए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मानो 1। कितना मानोगे, 1। अब खुद सोचो, हमने इसको 2 गुना किया, लेकिन ये एक ही गुना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1/2 हुआ होगा। देख लो भाई, ये 2 गुना है, इसका 1/2 गुना होगा, तभी तो क्या होगा, 1 आएगा। तो सिंपल, जिसको कांस्टेंट बोला जाए उसको मान लो क्या, 1। किसको मानोगे, उसको मानोगे 1। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ V इज इक्वल टू आपका आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर, ये मुझे कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैंने कितना माना, 1। अगर मैं करंट को 1/2 कर रहा हूँ, अगर मैं करंट को 1/2 कर रहा हूँ, तो अब बताओ रेजिस्टेंस कितना करूँ, भाई रेजिस्टेंस को 2 टाइम कर दो, तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो 1 लाना, यानी सिंपल 1। एक को 9 गुना कर रहा हूँ तो दूसरा 1/9, एक को 16 गुना कर रहा हूँ तो दूसरा 1/16। तो यानी आपको लाना क्या है, 1 लाना है, तो ठीक है ना। ये ध्यान आपको देना है, जो भी आपको बोला जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपको क्या क्यों ध्यान देना, देखो ये V और I का ग्राफ है। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी V/I, V क्या है, R। यहाँ धोखा दे सकता है आपको, यहाँ V/I नहीं है, I और V है, I और V। अब स्लोप उल्टा आएगा, V/I की जगह 1/V आएगा, ठीक है ना। और अगर V/I क्या है, R, तो इसका उल्टा कर दोगे तो 1/R। तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। ये सीरीज है, ये पैरेलल है, सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा समझने के लिए, देखो ध्यान से। सीरीज और पैरेलल में क्या देखो, अगर सीधा जुड़ा हो, ये हेड है, अगर सीधा जुड़ा हो सीरीज होता है। इसमें ध्यान क्या देना है, करंट सेम होती है, वोल्टेज डिवाइड होगा, और रेजिस्टेंस कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2, ठीक है ना। अगर मान लो n रेजिस्टेंस है, भाई 10 है, तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मतलब 10, तो 10 से मल्टीप्लाई। देखो तो सिंपल तरीका क्या है, R नेट इक्वल टू NR। अगर 10 गुणे R, 11 है तो 11 गुणे R। ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या है, देखो यहाँ से मान लो जा रही, यहाँ बढ़ जा रही, यहाँ भी बढ़ जा रहा है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये पहचान क्या होती है, पैरेलल की होती है। इसमें क्या होगा, करंट बटेगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको V सेम है, एक ही चीज़ ध्यान रखना, PV, कि पैरेलल में V क्या होता है, पोटेंशियल सेम, यानी जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल बैटरी का, ठीक है ना। और इसमें I डिवाइड होता है, यानी करंट यहाँ से जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। इसमें कैसे निकालने का तरीका होता है, देखो 1/R नेट, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 नीचे करके 1 उल्टा करके होता है। मान लो हम 2 के लिए निकाल रहे हैं, अगर 2 के लिए निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट आपने रट लेना है, डायरेक्ट आपको काम आएगा। एक तो ये डायरेक्ट काम आएगा। मान लो ये रजिस्टर, मान लो N रजिस्टर है, पैरेलल में लगा दिया है 5 10 2, ठीक है ना। क्या करेंगे, R नेट कितना आएगा, R/N, यहाँ N से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ N से डिवाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला देखो ये वाला है, पैरेलल में है 3 3 3, कितनी बार है, तो R कितना है 3, और कितने टाइम्स है, N का मतलब कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3/3 कितना आएगा 1, देख लो 1 भी आया। या इस तरीके से कर लो, 1/R नेट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा 1, हमारे तरीके से भी 1 आ गया, देख लो, ठीक है ना। तो आसानी के साथ क्वेश्चन आप देख सकते हो। मान लो ये है, पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 × 3, नीचे डिवाइड में 6 + 3, 6 × 3 6 + 3 कितना आ गया 2। ये कितना आएगा, देखो R R R, तो R नेट कितना आएगा, R एक का कितना है, R कितने बार है 4, तो R/4, देख लो R/4 हो गया, ठीक है ना। तो ये आसानी तरीके से हो सकता है।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सीरीज का डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला आपको ये दोनों ध्यान देना है। सीरीज में क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ से देखो, अगर ये सीरीज में है, ठीक है ना, अगर मान लो ये वाला बीच वाला कोई खराब हो जा रहा है, बीच वाला कोई खराब हो जा रहा है आगे, तो पूरा खराब हो जाएगा। भाई यहाँ खराबी हुई है तो यहाँ होने दो, यहाँ पूरा खराब हो जाएगा। जबकि यहाँ एक खराब हुआ तो दूसरा वाला चलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, मान लो इसको हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, ये अपने ऊपर कुछ खर्चा करेगा। भाई देखो R1 अपने ऊपर कुछ खर्चा करेगा तो पोटेंशियल इसका कम आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, आगे जाते जाते और कम हो जाएगा। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अगर एक खराब हो गया तो सब खराब हो जाएंगे। और इसमें एक ही स्विच होती है, सीरीज में एक ही स्विच और ऑन ऑफ करने के लिए होती है, इसमें सबकी अपनी अपनी स्विच होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम वोल्टेज नहीं होता है, वोल्टेज बढ़ता है ना। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो कैसे बढ़ता है समझना। मान लो 220 वोल्ट दे रहा हूँ, अब ये अपने ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा करेगा। मान लिया 10 ओम खर्चा किया। अगर इसने अपने ऊपर 10 वोल्ट खर्चा किया, 10 वोल्ट खर्चा किया तो कितना बचा होगा, 210। फिर इसने मान लो 20 खर्चा किया, भाई इसने 20 खर्चा किया, इसने मान लो 20 खर्चा किया, अब कितना बचा, 190। 190 बताओ, 220 दे रहे हैं, यहाँ कुछ खर्चा हो रहा है, यहाँ और कम बच रहा है, यहाँ खर्चा होगा, यहाँ और कम बचेगा, ऐसे जाते जाते खर्चा होते होते कम बचेगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, उसको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस होते हैं, समझना। मान लो सीरीज है, 220 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। सीरीज है, देखो R1 R2 सब सीरीज। सीरीज में क्या होता है, सबसे पहली कहानी क्या होती है, करंट क्या होती है, सेम होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सेम का मतलब जितना R1 में जाएगा उतना R2 में, उतना R3 में, उतना R4 में। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़, V क्या होता है, V बढ़ता है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये सब बराबर कितना आएंगे, 220 वोल्ट आएंगे। बटेगा। अब कितना खर्चा हुआ, देखो ये जो V1 है मतलब खर्चा, R1 ने अपने ऊपर कितना खर्चा किया, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, इस फार्मूले से V इज इक्वल टू आई आर। तो आपके पास क्या है, R नेट, भाई टोटल जोड़ ले R नेट, और R नेट कितना आएगा, सबको पता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सीरीज में ही होता है, सबको जोड़ दो। तो V कितना है, 220 वोल्ट, और नीचे क्या रख देंगे, R नेट, और जैसे ही R नेट रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ गया। अब हमारा करंट आ गया, समझो, अब हमारा करंट आ गया, I आ गया है, I आ चुका है, ठीक है ना अपना। इस तरीके से हमारा I आ चुका है, I आ चुका है, यानी मेरा I आ चुका है, I मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये V1 है, मैं अगर आपसे पूछा जा रहा है बताओ R1 अपने ऊपर कितना वोल्टेज खर्चा कर रहा है, तो ठीक है, तो V क्या होता है, V I R के बराबर होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे भाई, I का जो करंट है टोटल सर्किट में सेम है, सब में सेम रहेगा, I इंटू जो उसका R1, मान लो आपसे पूछा गया है कि R2 पे कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो V2 आएगा, I तो सबके लिए सेम है, I इंटू R2। आपसे पूछा नहीं R4 पे बताओ, तो हम कहेंगे भाई जो V4 आएगा वो I तो सब में सेम है, इंटू R4। तो इस तरीके से आप इस पे अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन गलती मत कर देना, ये क्या है आपका, मान लो पैरेलल है, ये आपका पैरेलल बना हुआ है, ये मान लो आपका पैरेलल है, जितना इसका होगा उतना ही इसका, उतना मान लो इसका अगर 20 वोल्ट है तो इसका भी कितना आएगा, 20 वोल्ट ही आएगा, क्यों, पैरेलल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज़ को। हाँ 7 से पहले। चलो इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू W/T, ठीक है ना। SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है। 1 वाट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वाट, भाई इसको भी 1 पुट कर दो, इसको भी 1 पुट कर दो, रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। और 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये आप डिफिनीशन देख सकते हो, डिफिनीशन ऐसे ही आती है। फार्मूला क्या होता है आपका, यहाँ से देख सकते हो भाई, W/T। W को हम लिख सकते हैं क्या, QV, भाई W को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से QV लिख सकते हैं, QV/T। P इक्वल टू IV, यानी P इक्वल टू, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, P इक्वल टू VI, I²R, V²/R डायरेक्ट। कमर्शियल यूनिट कितनी है, 1 किलोवाट आवर। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, आवर का मतलब 3600 सेकंड। तो आप डायरेक्ट रटना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ से एक चीज़ देना ध्यान से, पावर क्या होता है, वर्क इंटू टाइम, वर्क बाई टाइम, ठीक है ना। अब देखो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या होगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, समझना मेरी बात। वर्क क्या होगा, पावर इंटू टाइम। या एक चीज़ ध्यान देना, यही वर्क आपकी एनर्जी होती है, यही वर्क आपकी क्या होती है, हीट होती है। अब दोनों में समझना, मैं सिर्फ पावर, ये अपना पावर है, पावर को ध्यान से देखना।
जो आपका हीटिंग इफेक्ट है ना, जूल्स लॉ है, यही होता है कि पावर इंटू टाइम। देखो पावर क्या आता था आई स्क्वायर आर, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कुछ और नहीं है, वो ये कह रही है हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अमाउंट, यानी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आपने पावर याद किया, डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन कुछ है, एप्लीकेशन को आपको ध्यान से देखना है, हीटिंग एलिमेंट वगैरह के, ये एप्लीकेशन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी आपका क्या होता है, कवर हो चुका है। अगला टॉपिक आपका है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है, खाली पहला तो आई का स्ट्रक्चर आप देख लो, कहाँ कौन कौन सी चीज़ होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। स्पेशल इसमें क्या क्या है आपको ध्यान देना है, एक तो प्यूपिल को ध्यान दे लो, एक कॉर्निया, एक आपका जो है ऑप्टिक नर्व या रेटिना, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना क्या क्या होता है। अब फंक्शन देख लेते हैं ना बारी बारी। सबसे आंख में आपको ध्यान ही क्या रखना है, कॉर्निया मतलब कॉर्निया नहीं, मतलब फंक्शन आपको ध्यान देना। तो कॉर्निया का काम क्या होता है, देख लो कॉर्निया का फिगर आप देखोगे ध्यान से, तो कॉर्निया में क्या होता है भाई, सारी की सारी लाइट क्या आती है, कॉर्निया से इंटर होती है। आई बॉल को सब लोग जानते हैं, आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे होता है, ठीक है ना, डायग्राम। ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है भाई, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। तो आइरिस को आपको ध्यान देना है, देखो प्यूपिल के अंदर आई होता है, तो आई से आइरिस, आई से आइरिस। अब प्यूपिल का काम क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है ना, ये आपको क्या करता है, ब्राइट लाइट में कॉन्टैक्ट हो जाता है और डिम लाइट में एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है ना, ये अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक। उसके बाद आप लेंस की बात करते हैं, तो लेंस क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपका कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ठीक। तो ये आपको कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, लेंस को कौन कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल, तो ये ध्यान देना है आपको। रेटिना में क्या होता है, रेटिना में दो टाइप की सेल होती है, सबको पता है, एक रॉड शेप की और एक कोन की। तो रॉड जो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, और कोन वाला कलर होता है। ऑप्टिक नर्व में आपको क्या ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिक नर्व क्या होती है, बहुत सारी नर्व होती है जो आपका सिग्नल तक, जो ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, वो आपकी नर्व ही भेजती है। दूसरा याद करने का तरीका, CL देखो, कॉर्निया, फिर लेंस आता है, फिर रेटिना आता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में इक्वस ह्यूमर, वाटरी और फ्लूइड होता है, इसका फंक्शन। और इसके बीच में लेंस और रेटिना के बीच में वेट्रस ह्यूमर होता है, तो इसका फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छा होता क्या है, सिलेरी मसल क्या करती है, देखो रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी अगर आपको पास देखना है तो पास भी देख सकते हैं, नियर देखना, दूर देखना है तो दूर भी देख सकते हैं, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है। तो इसी एडजस्ट करने के पावर को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VIP है, मैंने पहले ही बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप इसको मार्क कर लो। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जरूर आता है। एबिलिटी आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है वही क्या होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट, जितना करीब आप देख सकते हो अच्छे से 25 सेंटीमीटर, जितना दूर आप देख सकते हो इन्फिनिटी। डिफेक्ट ऑफ द विजन क्या होता है, ध्यान से सुनना। मायोपिया क्या होता है, बस एक चीज आपको ध्यान देना, देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग किसकी कम है, मायोपिया। या हम लोग सर कैसे बोलते हैं, मायोपिया मतलब मेरा पिया पास होना चाहिए, तो मायोपिया में पास का दिखता है। एक ही चीज ध्यान देना कि मायोपिया में आपके पास का दिखता है तो दूर का नहीं दिखता, पहली चीज तो ये हो जाएगी। अब ध्यान से एक चीज मैं दिखा रहा हूं आपको, इधर ध्यान से देखो, ठीक। मायोपिया ये अपनी नॉर्मल आई है, ठीक है ना, पहला। उसके बाद देखो ए फॉर पॉइंट ऑफ मायोपिक, यानी पास का आपका दिखता है और दूर का नहीं दिखता, ठीक है ना। ये फॉर पॉइंट यानी यहीं तक आपका, दूर का नहीं दिखता, आप समझो मेरी बात को। क्या पूछा जाएगा वो देखो, मायोपिया पास का दिखता है, पहली चीज तो ये हो गई हमारा। दूसरी चीज इमेज पास में बनी, भाई इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर। देखो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, ये रेटिना है ना, रेटिना पर बनती है, लेकिन इसमें रेटिना से पहले इमेज पास बनी है, इमेज पास बनी है। दूसरा फिगर ये हो जाएगा, इससे रिलेट कर लेंगे। अगर इमेज पास बनी है, हमें कहाँ बनाना है, रेटिना पर। क्या डाइवर्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा, क्योंकि फैलाने के लिए कौन सा लेंस लेकर आएंगे, कनकेव लेंस। देख लो कनकेव लेंस, तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद हो गई कि मायोपिया में पास बनता है रेटिना से पहले, तो हमें डाइवर्स करना पड़ेगा, यानी दूर करना पड़ेगा। और डाइवर्स के लिए कौन सा लेंस आए, ये फिगर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या होता है, ये क्यों होता है, तो ये पहली चीज़ का एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलांगेशन ऑफ द आई बॉल। इसी का उल्टा कर देंगे भाई, अगर ये पहले बनी तो उसको देख लो, ये पहले बनी तो वो बाद में बनेगी। आप यहाँ से देख सकते हो भाई, ये अगर पहले बनी थी तो ये बाद में, अगर बाद में बनी तो इसको थोड़ा और सिकोड़ो और पतला करो, कन्वर्ज करो, कन्वर्जिंग लेंस यूज होगा। तो देख लो, आप फिगर को ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है, ठीक है ना, ये चीज़ मायोपिया में हम पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, इमेज रेटिना से पहले बनती है। करेक्शन क्या होगा आपका, ये पावर निगेटिव वाला, ठीक। और प्रेस बायोपिया क्या होती है, यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, ठीक है ना। प्रेस बायोपिया आपका दोनों, जिसमें दोनों डिसीज होती है, एजिंग की वजह से होती है, ठीक है ना ये। या फिर रीजन ऑफ डिफेक्ट आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है पूरा, तो ध्यान से एक बार इसको पढ़ लो रोक के, ठीक है। और कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है एक नंबर में। एट ओल्ड एज क्रिस्टाइन लेंस पे मिल्की या क्लाउडी हो जाता है, तो कंप्लीट लॉस हो सकता है, पार्शियल। और इसका रिस्टोर कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू। ये आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने बताया। तो प्रिज्म में आपको ध्यान क्या देना है, पहली चीज़ क्या होती है, देखो दो ट्रायंगल ग्लास होती है, प्रिज्म दो ट्रायंगल बेस होती है और 3 रेक्टेंगल
लेटरल सरफेस होती है, इतना ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, कौन क्या है, ठीक है ना। देखो, आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, अंदर जाने वाली रिफ्रैक्टेड, और बाहर निकलने वाली इमर्जेंट रे। रे खत्म हो गई, एंगल, आने वाला एंगल, एंगल आई, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल। देखो पहला तो एंगल आप प्रिज्म हो जाएगा ये सरफेस के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वाला। यहाँ से देखो रिफ्रैक्शन होगा भाई, अंदर क्या जाएगा, बताया था मैंने ना कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन होगा तो R1 R2 क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ई क्या है, इमर्जेंट एंगल है जो निकल रहे हैं, और डी क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफिनीशन है, आप पढ़ लीजिए। रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, ग्लास स्लैब में पैरेलल रह जाती है, इसमें पैरेलल नहीं जाती है, ठीक है ना। और आपका क्या होता है, एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे यहाँ से, अगर रे इस तरीके से जा रही है तो यहाँ से प्रिज्म के बेस के पास जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लो इस पॉइंट को, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लो। अगला देख लो, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्जन का मतलब क्या, लाइट का 7 कलर में टूटना, तो ये पढ़ लो। तो 7 कलर में क्यों टूटा है उसका रीज़न जान लो, और कौन सबसे ऊपर होगा। अब मैं देखो, मैंने पहले ही बताया था विव व्यूअर में कि आर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। कुछ सोचो, ये रे ऐसे जा रही है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी कम डेविएट होगा भाई, कम अपने पाथ से भटकेगा, तो भटकने को ही क्या कहते हैं, डेविएशन। तो देखो रेड वाले की स्पीड मैंने शुरू में बताया था, रेड वाले के पिछले चैप्टर में, रेड वाले की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए कम भटकेगा तो सबसे ऊपर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो सबसे ज़्यादा भटकेगा दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, वायलेट वाला। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि स्पीड की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप इन पॉइंट को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए कि रेड कलर का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो कम से कम डेविएट होता है। तो ये चीज़, और ये चीज़ आपका देख लो कि अगर मान लो ये चीज़ आपको पूछा जाता है, मान लो इसने 7 कलर में तोड़ा, प्रिज्म का काम किया 7 कलर में तोड़ा, अगले वाले को आपने उल्टा रख दिया, तो अगले वाले ने भी 7 कलर में जोड़ दिया। यानी ये आप देख सकते हैं, सेकंड प्रिज्म हैज बीन प्लेस्ड इन रिवर्स पोजीशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्रिज्म। यानी अगर इसने +7 किया तो इसने -7, इसने जो रिफ्रैक्शन के इक्वल किया बस अपोजिट डायरेक्शन में किया। रेनबो को ध्यान से देख सकते हैं आप, रेनबो को। तो रेनबो में क्या होता है, आपको ध्यान क्या रखना है, रेनबो में डिस्पर्जन की वजह से होता है भाई, रेनबो भी वही सेम चीज़ होती है। रेनबो का आपका जो है फिगर ध्यान रखना है, क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ से आएगा बी पॉइंट पे क्या होगा भाई, ये एयर, ये वाटर, रिफ्रैक्शन होगा, 7 कलर में टूटा, इसे क्या कहेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। और अंदर लाइट रह जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और फिर बाहर आपकी लाइट निकलेगी, रिफ्रैक्शन होगा और वायलेट कलर। तो यहाँ जो लिखा हुआ है एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ अपोजिट टू सन, ये इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, देखो ये अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अलग मीडियम होता है, ठीक है। इस तरीके से एयर का भी एक काम होता है। एयर में क्या होता है, ऊपर की लेयर कैसी होती है, डेंसर होती है, और हॉट नीचे वाली क्या होती है, रेयर होती है। यानी इसमें भी आपका रेयर और डेंसर बन चुका है, तो इसमें भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम क्या हो चुका है, अलग हो चुका है भाई। एयर में भी गर्म और ठंडी हवा है, तो गर्म का अलग मीडियम और ठंडा का अलग मीडियम, तो 2 लेयर बन गई। तो आपको ध्यान के अलग अलग डेंसिटी की, यानी रिफ्लेक्शन लाइट काज्ड बाई अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ वेरिंग डेंसिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। नॉर्मल कंडीशन में अपर एटमॉस्फेयर ज़्यादा वार्म होता है, ऊपर वाला। सम फेनोमेना आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सीम हाइयर, एडवांस सनराइज और सनरे, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला सिस्टम होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखो मान लो स्टार अपनी लाइट एमिट करता है, ठीक है, और चमकता है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है, देखो लाइट स्टार से आती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जाती है, तो रिफ्लेक्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर अलग होगी। तो अब एटमॉस्फेरिक डेंसिटी चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, इसकी वजह से लाइट कभी ज़्यादा आएगी कभी कम आएगी, ये आप पढ़ सकते हैं। और उसकी वजह से कभी हमें चमकता दिखाई देगा, कभी चमकता नहीं दिखाई देगा। प्लानेट क्यों नहीं चमकते हैं, सिंपल सी बात ये है कि देखो अर्थ भाई, स्टार बहुत दूर होता है, तो यहाँ से जो आएगी लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। प्लानेट बहुत पास में होते हैं तो इनका ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा नहीं, तो इनकी लाइट सीधे चली आएगी, ट्विंकलिंग नहीं होगी। तो ये रीज़न मैंने लिखा है, एक बार रीज़न को आप लोग पढ़ सकते हैं। स्टार्स आपका क्यों रखा गया, यहाँ देखो हाइयर में स्काई में हार्ट है, रेयर मीडियम है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ये लिखा हुआ है पहले। मान लो लाइट यहाँ से आपकी स्टार, यहाँ से लाइट एक्चुअल में आ रही है, लेकिन लाइट यहाँ से आ रही है तो कुछ ना कुछ बेंडिंग होगी लाइट की, लेकिन हमारी आंखों से क्या पता चलेगा, लाइट यहाँ पर दिख रही है भाई, लाइट तो सीधी डायरेक्शन में दिखती है, तो यहाँ है स्टार, लेकिन हमें क्या लगेगा, स्टार यहाँ पर है। ऐसा क्यों हुआ कि बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो लाइट बेंडिंग हुई है भाई, लाइट बेंड हुई है ना, तो हमें क्या लगेगा, लाइट सीधी आ रही है, तो हमें लिखेगा वो दूर है। तो एक बार इसको भी अच्छे से आप रोक के पढ़ सकते हैं। यही सेम कहानी होती है एडवांस सनराइज की और सनसेट की, ठीक है ना। होता यहाँ पर है, लेकिन बेंडिंग हुई है, लाइट की एटमॉस्फेयर की वजह से बेंडिंग हुई है, लेकिन हमारी आंख तो सीधा देखती है, तो हमारी आंख को क्या लगेगा कि यहाँ से ना आकर, ये तो देखो बेंडिंग में ऐसे गया, हमारी आंख को लगेगा ये सीधा आया है, यानी पहले ही अपीयर हो चुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस चीज़ों को ना। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो ना, वाई द स्काई इज ब्लू। स्काई ब्लू क्यों होता है, स्काई ब्लू क्यों होता है, रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा।
कि भाई सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस पार्टिकल की होती है, ब्लू पार्टिकल इसीलिए होता है। तो एक बार अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा रीज़न को, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट छाप के चले आना है, नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या एक पॉइंट ये कि डेंजर सिग्नल आपका रेड कलर का क्यों होता है, तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर करता है, दूर से दिखाई देता है। अगला सन अपीयर क्यों होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पूरा आपको ये दिखा दे रहा हूँ। सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, ऐसा होता क्यों है, इसे देखो, ये फिगर में मैंने आपको दिखा दिया हूँ, पहले पढ़ लेना। होता क्या है, सनराइज पे सन बहुत दूर होता है, जब जो भी लाइट आती है, सारी की सारी लाइट जिसका वेवलेंथ कम है, मेनली रेड लाइट खाली पहुँच पाती है, बाकी सारी लाइट स्कैटर फैल जाती है। हमारी आंखों तक कौन लाइट आ पाती है, रेड वाली। यही कहानी सनसेट पे होती है। लेकिन जैसे ही एकदम ऊपर होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत कम लाइट जो है स्कैटर हो पाती है, तो हमें वाइट ही दिखती है, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये रीज़न। फिगर बहुत ध्यान से देखिएगा, फिगर बना के आ सकते हैं, लेकिन लिख के भी आएंगे। लिख के क्या आएंगे, रीज़न आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये आपका पूरा का पूरा रीज़न है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख सकते हैं किस पे डिपेंड करती है, आपका पार्टिकल पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको एक बार देख लीजिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट ना, कि वो क्या होता है, लाइट जो मान लो कमरे में, जैसे सबके कमरे में लाइट आती है, अब क्या है, लाइट को स्कैटर करने वाले बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो उसकी वजह से लाइट छोटे छोटे पार्टिकल में यानी छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है, वही क्या होती है अपना टिंडल इफेक्ट। तो इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार इसलिए मैं रोक रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा का पूरा। अपना लास्ट चैप्टर है मैग्नेट वाला, तो मैग्नेट को ध्यान से देखिएगा क्या होता है मैग्नेट वाला, बहुत ध्यान से देखो। पहली चीज़, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कि आपको भाई जो अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। दो चीज़ ध्यान देना कि वायर में अगर करंट है तो क्या होगा, अगर हीट हो रही है उससे तो हीटिंग इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लो कि एक लोहे की कील है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो बैटरी लगा रखी है, तो छोटी छोटी कील को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेट क्या होता है, जो चीज़ भी आयरन को, इन सब को अट्रैक्ट करेगी उसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेट। और मोस्ट कॉमनली क्या होता है, बार मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट की सबसे सब्सटेंस में प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहली चीज़ कि एवरी मैग्नेट कंसिस्ट दो पोल, हर मैग्नेट के पास अपने दो पोल होंगे, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, कहाँ पर होगी, पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पोल। ये दोनों होते क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल देख लीजिए। मान लीजिए आपने एक चीज़ रखी है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपने किसी से ये चीज़ आपने कहीं लटका के रखी है, ऐसे लटका के रखी है, मैग्नेट को आपने लटका दिया, तो जो पोल नॉर्थ में होगा नॉर्थ में, और जो पोल साउथ में होगा साउथ में। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, जो भी नॉर्थ में है, अर्थ के नॉर्थ में वो नॉर्थ रहेगा, जो साउथ में है वो साउथ में। ये देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको ध्यान देना है, मोनोपोल, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक नंबर में, कि भाई चाहे साउथ पोल कह लो, चाहे आपका सिर्फ साउथ पोल ना, सिर्फ नॉर्थ पोल ना, साउथ और नॉर्थ, हाँ, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। और दूसरी सबको पता है भाई, लाइक पोल रेपल, नॉर्थ नॉर्थ रेपल, साउथ साउथ रेपल, और अपोजिट वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यूज आप देख सकते हैं रेडियो में, टेलीविजन में, एमआरआई मशीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है एमआरआई मशीन। दूसरी चीज़ क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जो मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होगा, मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होगा, जिसमें वो अपना एरिया, समझ लो उसका अपना एरिया, उसमें कोई भी चीज़ आप रखोगे उसमें फोर्स लगाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ रखोगे मैग्नेट में, तो वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। वेक्टर होती है, यानी डायरेक्शन इसका होता है। एसआई यूनिट आपको ध्यान रखना है, टेस्ला होती है, ठीक है ना। देखो चार्ज जो होता है, और चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज क्या होता है अपना, जो क्रिएट करता है चार्ज, ठीक है ना। देखो, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, जो इमेजिनरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखना, पहला सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये चीज़ ध्यान देना, सत्यनारायण, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा तो यहाँ नॉर्थ से बाहर निकलेगा, तो एक क्लोज लूप बनाता है, कहीं ना कहीं क्लोज लूप बनाता है। और जो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आउटसाइड, यहाँ पर देख सकते हैं भाई, आउटसाइड बाहर में देखो, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, हरा हरा, बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तीसरी स्ट्रॉन्ग, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है भाई, लाइन अगर पास पास है तो स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा पोल पे ही मैक्सिमम होती है। दूसरी चीज़ क्या देना, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। पहली चीज़ देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ध्यान सुना, ये मैग्नेटिक, तो इस पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट बनाना सबको आता है भाई, सीधी लाइन टेंजेंट होता है, वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अगर दो लाइन क्रॉस हो गई, एग्जांपल के तौर पे ये देखो, दो लाइन मान लो क्रॉस हुई, एक लाइन इधर क्रॉस हुई, एक लाइन इधर क्रॉस हुई, तो जो क्रॉस वाला पॉइंट है, तो ये वाली लाइन कहेगी भाई, ये ऊपर वाली लाइन कहेगी मैं इधर जाऊँगा, ये वाली लाइन कहेगी मैं इधर जाऊँगा। तो बताओ क्या एक ही डायरेक्शन पे, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है आपको, देखो ये चीज़ आपका लिखा है कि एक ही पॉइंट पर दो लाइन पॉसिबल नहीं है, दो फोर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी ये लोग आपस में जो है क्या कहते हैं इसे, आपस में ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। नियर द पोल, भाई पोल के पास में ज़्यादा लाइन होती है, पास होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, ये आपको ध्यान देना है।
कंपास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। व्हाट इज द कंपास? कंपास क्या होता है? तो कंपास एक डिवाइस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, ठीक है ना। कंपास के अंदर क्या होता है छोटा सा मैग्नेट होता है, नीडल होता है, जिसका टिप आपका देख लो, जो टिप होता है टिप नॉर्थ में है और बाकी टेल कहाँ है? साउथ में है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, इतनी पोजीशन कंपास के बारे में, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब देखो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और या इलेक्ट्रो का मतलब आपका यहाँ देखो करंट का भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का मतलब करंट होगा यहाँ पर, मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक की वजह से। डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड 1820, ठीक है ना। उसने क्या देखा, ध्यान से सुनो, उसने क्या देखा कि एक वायर है, वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है अपना, वायर अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसमें होगी, यानी यही चीज़ है ना। ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है ना, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, खुद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये आप चीज़ है एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, एक बार इसको भी रीड कर लो, सेम वही चीज़ है एक्सपेरिमेंट की, सेम वही चीज़ है, एक बार जरूर रीड करना इसको, एक बार खाली रीड कर लेना इसको, ठीक है ना, एक बार खुद समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें। अगला एक क्वेश्चन इसमें बनता है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बाय करंट कैरिंग वायर इन अबव एक्सपेरिमेंट शो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी सिंपल कहानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो। देखो आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हो तो नीडल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। देखो स्ट्रेट वायर होगा, सर्कुलर वायर होगा, सोलेनॉइड होगा। तो स्ट्रेट वायर के अंदर देखो कैसा फ्लो होता है, तो ये आप ध्यान देख सकते हो पूरा कि स्ट्रेट वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर गोला बाद में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे। पहली चीज़ आपको क्या ध्यान देना है? देखो ऐसे ऐसे ध्यान देनी है ना। करंट अगर अप होगा, करंट अगर अपना अप होगा तो जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। और अगर डाउन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या है? I/D, यानी एक फार्मूला होता है, क्लास 12 का है, लेकिन यहाँ बताने के लिए कि B किस पे डिपेंड करता है? I/D। करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट घटेगी। तो यहाँ चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सेम चीज़ भी वही चीज़ है। अगर आपको ध्यान दिया जाए, अगर करंट्स को सेम कर दिया, करंट को सेम कर दिया तो क्या होगा? अगर हम दूर जाएंगे मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है तो सर्कल बढ़ता जाएगा, तो जो ताकत होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कम होती जाएगी। तो ये चीज़ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल वही आपको बताता है कि देख लो, राइट हैंड थंब रूल यही होता है। आपको ये थंब के उस डायरेक्शन में प्लेस करना है जिस डायरेक्शन में आपकी करंट है। उंगलियों को मोड़ो, जिधर उंगली मुड़ेगी देखो ये आपका करंट होगा, ये आपका थंब क्या है? करंट है। अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है तो आपने इस तरीके से उसको क्या है? मोड़ा है, उस तरीके से आपने मोड़ा है, और जैसे ही आपने इसको मोड़ा है तो देख लो आपकी फील्ड कैसी आ रही है? आपकी फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो ये आपको ध्यान देना है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ये चीज़ वही सेम कहानी इसकी भी है। अगर सर्कुलर लूप है, कोई सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप है, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, देखो यहाँ से दूर जाओगे तो यहाँ क्या है? यहाँ अपनी जहाँ से करंट है यहाँ छोटा गोला, गोला बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा बीच में जहाँ गोला एकदम बराबर हो जाएगा। तो फिगर को ध्यान देना है, वही कहानी इसमें भी है। करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो गोला बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, सेम वही कहानी है, ठीक। अगली चीज़ आते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको ध्यान देना है सोलेनॉइड के अंदर। इस सोलेनॉइड पहली चीज़ तो आपको बनाने को आ सकता है कि सोलेनॉइड कैसा होता है, तो बना दीजिएगा सोलेनॉइड। कई सारे टर्न होते हैं, सेम वही कहानी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है ना। यहाँ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपका ध्यान देना है। ये देखो पहली चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पहला सोलेनॉइड होता क्या है? अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है कि सोलेनॉइड क्या होता है, ये लाइन आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है? द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलेनॉइड के अंदर जो लाइन होती है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लाइन स्ट्रेट है, लाइन सीधी है, इसका मतलब ये होगा हर जगह फील्ड की स्ट्रेंथ है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। यही लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये सोलेनॉइड मैग्नेटाइज कर सकता है, मैग्नेटाइज का मतलब एक आयरन है, आयरन को भी ये मैग्नेट बना सकता है, ये आपको ध्यान देना। इसके बाद आपको फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, उसको मैं दिखाता हूँ। देखो सबको पता है एक्स और वाई एक्सिस होती है ना भाई, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। देखो तो एक पे क्या है अपना ध्यान से देना, एक पे अपना फोर्स है, FBI, एक पर फोर्स है, एक पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना,
और तीसरा जो बचा है भाई, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जेड एक्सिस। तो जो तीसरा बचा है वही क्या होती है, अपनी करंट होती है ना। तो उसको बस इस तारीख से है भाई सर, सब परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक फोर्स हो गया, एक फील्ड हो गई, एक अपना करंट हो गया। तो आप करंट की डायरेक्शन आपको पता हो, आपकी ये डायरेक्शन पता हो, तो आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक। ये चीज़ आपका होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, ये अपना मान लो फोर्स हो गया, ये अपना देखो एक्स और वाई एक्सिस हो गई, ये अपनी फील्ड, अब ये जेड एक्सिस हो गई, अपनी क्या हो गई, पूरा का पूरा करंट हो गया। सिंपल तरीका ये। आपका आखिरी टॉपिक ये बचा हुआ है, ठीक है ना, आपका डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख के देखो, लिख दिया है। रेड इंसुलेशन वायर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। रेड वाला होता है लाइव जिसे कहते हैं, या प्लस होता है, ठीक। ब्लैक वाला जो न्यूट्रल होता है या उसको माइनस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इंडिया में, 220 वोल्ट। और कैसे जुड़े होते हैं अपने, पैरेलल वाले। पैरेलल क्यों होता है उसका रीजन हम बता चुके हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अभी एक बार। ग्रीन वाला क्या होता है, डायरेक्ट अर्थ वायर होता है ना, ग्रीन वाला क्या होता है, अर्थिंग वायर होता है, जो अर्थ के अंदर होता है, जो मेन बोर्ड से कनेक्ट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी मेजर के लिए होता है, कैसा सेफ्टी, आप वहाँ देख सकते हैं, लीकेज ऑफ करंट की वजह से जो दिक्कत होती है, ठीक है ना। लाइव प्लस ब्लैक, किसी वजह से अगर लाइव वायर और ब्लैक वायर दोनों जो है आपके, मान लो इंसुलेशन, देखो मान लो ये तार है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये एग्जांपल के तौर पे मान लो ये तार है, ये तार के ऊपर इंसुलेशन है। अगर किसी वजह से, ये देखो रेड वाला है और आपका ब्लैक, देखो मैं दिखा भी दिया है ना, आपको सामने भी है रेड और ब्लैक, ये आपका रेड और ब्लैक है। अगर ये इसकी थोड़ा सा ये जो इंसुलेशन हट जाए, इसका भी इंसुलेशन हट जाए, क्या दोनों एक टच हो जाएंगे? और अगर दोनों टच हो जाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर करंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है, I²RT। करंट अगर ज़्यादा हुआ तो I² करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका पिघल जाएगा भाई, वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंशन फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो फ्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज़ में क्या होता है, एक वायर होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है, इंपॉर्टेंट है, जो पिघल जाता है, जिसकी वजह से सर्किट टूट जाती है। ओवरलोडिंग किस किस वजह से हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरलोडिंग किसी, एक तो इसकी वजह से हो सकती है, लाइव और ब्लैक वायर एक साथ हो जाए। दूसरा एक्सीडेंटल किसी वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए। तीसरा टू मैनी अप्लायंस, बहुत सारे अप्लायंस क्या हो जाते हैं एक ही सर्किट में। आप जैसे मैंने देखो यहाँ पर बहुत सारे अप्लायंस को एक जगह कनेक्ट कर रखा है, अगर बहुत ज़्यादा अप्लायंस को एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका आप जो उपाय है उसका लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत सारी बुक में नहीं है। तो ये अर्थ वाला वायर, ये वाला वायर देखो यहाँ मेन स्विच से कनेक्ट नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। एक बार मेरी कहने से एक बार ये पैराग्राफ बस आप रीड कर लीजिएगा एक बार। हालांकि मैंने सारी चीज़ें, मेन चीज़ें आपको बता दी हैं एक बार। तो ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा आपका फिजिक्स डन हो चुका है। बेस्ट ऑफ द लक गाइस, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फार्मूले पे ही आते हैं, तो घबराना और डरना नहीं है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना।